आइए आज हम पढ़ते हैं संचार के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम संचार के सिद्धांत के संचार वास्तव में होता क्या है। संचार मतलब होता है सूचनाओं का संप्रेषण करना। संचार का मतलब होता है सूचनाओं का संप्रेषण करना या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे हम साधारण अनुभव की बात देखते हैं कि दो या चार व्यक्ति आपस में मिलकर यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 या 4 व्यक्ति बैठे आपस में वो बात करते हैं, तो जब वो वार्तालाप करते हैं तो उस समय पहला व्यक्ति अपने विचारों को रखेगा, दूसरा व्यक्ति अपने विचारों को रखेगा। तो अलग अलग व्यक्ति जो है वो अपने अपने विचार या अपने अपने अनुभव को सभी व्यक्तियों को बताते हैं। तो वो 3 या 4 व्यक्तियों के मध्य आपस में क्या हुआ, वार्तालाप करना या बातचीत करना। तो वही जो वार्तालाप या बातचीत करना जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण करना। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब हमको जो सूचना पता है वो हम दूसरों को बताएंगे और दूसरों को जो सूचना पता है वो हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार सूचनाओं को जब हम संप्रेषित करते हैं तो उसे हम कहते हैं सूचनाओं का संप्रेषण या संचार करना। तो संचार तंत्र के लिए अभी आजकल निर्वात नलिकाओं का यूज होता है। पहले यदि हमको सूचनाओं का संप्रेषण करना होता था तो हमारे पास जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, जब हम भाषा के बारे में जानते नहीं थे कि भाषा क्या होता है या शब्द क्या होते हैं, या जो जैसे आज हम हिंदी, इंग्लिश या बहुत सारी भाषाओं का हमको ज्ञान है। पहले के लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था, बोली का ज्ञान नहीं था, या वो अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते थे। उस समय एक विशेष चिन्हों के माध्यम से, कोई भी विशेष चिन्ह जो साइन होते हैं, मतलब चित्र जो होते हैं, चित्रों के माध्यम से वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। उनके लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। खुशी को अगर प्रकट करना है तो उसके लिए अलग चिन्ह, दुख प्रकट करना है तो उसके लिए अलग चिन्ह। तो उस प्रकार अलग अलग चिन्हों का उपयोग करते हुए वे अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। फिर उसके बाद आया जब साइन लैंग्वेज खत्म हो गया। साइन लैंग्वेज कहने का मतलब चित्रकारी के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान बंद हुआ तो उसके बाद भाषा का विकास हुआ। भाषा का विकास जब हुआ तो भाषा के माध्यम से, मतलब भाषा के लिए आवश्यक क्या हो गया, ध्वनि। जैसे भाषा का विकास हो गया तो भाषा के साथ साथ ध्वनि आवश्यक हो गई, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भाषा के विकास के साथ ध्वनि का विकास हुआ। तो ये जो ध्वनि का विकास हुआ तो हमको ये पता चला कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वास्तव में ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, और यांत्रिक माध्यम से ये यांत्रिक दोलनों से उत्पन्न होती है। इसलिए जब ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम वायु ही क्यों ना हो। तो इस समय जब भाषा का विकास हुआ तो भाषा के माध्यम से, मतलब शब्दों और वाक्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। लेकिन यदि 2 या 4 व्यक्ति आपस में मिलकर बात कर रहे हैं तो वो जो वार्तालाप है या वो जो सूचनाओं का संप्रेषण है वो सिर्फ कुछ दूरी तक ही सीमित रहता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ये बातचीत नहीं फैल सकती या ये सूचनाओं का प्रसारण संभव नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमको सूचनाओं को कुछ दूरी तक अगर भेजना है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक यदि हमको सूचनाओं का संप्रेषण करना है, तो उस समय जो आधुनिक उपकरण हैं
जिनमें उपयोग होता है किनका? निर्वात नलिकाओं का। तो आधुनिक समय में सूचनाओं के संप्रेषण या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए निर्वात नलिकाओं का उपयोग होता है। आधुनिक समय में यदि हमको सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है या सूचनाओं का संप्रेषण करना है तो इसके लिए हमको आवश्यकता क्या होती है? निर्वात नलिकाएं। अब ये निर्वात नलिकाएं जो होती है वो होता है डायोड या ट्रायोड। डायोड या ट्रायोड वाल्व। डायोड, इसके पहले हम जो चैप्टर है फिजिक्स में उसमें हमने पढ़ते हैं डायोड क्या होता है। जैसे हम वहां पर पढ़े थे पीएन संधि डायोड होता है। तो ये जो पीएन संधि डायोड है उसी प्रकार जो ट्रायोड वाल्व होते हैं इन सभी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? सूचनाओं के संप्रेषण के लिए करते हैं। लेकिन आजकल डायोड और ट्रायोड का स्थान ले लिया है ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर के माध्यम से हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित कर सकते हैं। अब यदि हमको लंबी दूरी, जैसे हम ईमेल करते हैं या हम सूचनाओं को भेजने के लिए फैक्स मशीन का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इन सब में एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ट्रांसमीटर, इसका उपयोग हम करते हैं जो हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को परिवर्तित करता है और परिवर्तित करने के बाद वो अभिग्राही तक उसको संप्रेषित करता है। अगला टॉपिक देखते हैं संचार तंत्र। अगला टॉपिक क्या है? संचार तंत्र। तो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना तथा दूसरे स्थान तक उसको जब हम भेजते हैं तो पहले स्थान से, एक स्थान से जब हम भेजेंगे तो वो हम क्या कहलाएगा? सूचनाओं का प्रेषण करना। और जब दूसरे स्थान पर उसको जो अभिग्राही प्राप्त करेगा वो कहलाता है उस अभिग्राही। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ये क्या कहलाता है? प्रेषण कहलाता है। और दूसरे स्थान पर यही सूचनाओं को प्राप्त करना। सूचनाओं को एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेषण करना। हम सूचनाओं को प्रसारित कर रहे हैं और वहीं पे यदि दूसरे स्थान पर हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं तो जो प्राप्त करने वाला है वो कहलाता है अभिग्राही। तो ये होता है
सूचना तंत्र। तो सूचना तंत्र को हम आरेख द्वारा समझ सकते हैं। ये होता है प्रेषित, ये होगा संचार चैनल, और ये होता है अभिग्राही। प्रेषित, संचार चैनल और अभिग्राही। तो यहाँ पर होता है ये इनपुट। इनपुट कहने का मतलब होता है निवेशी इकाई। इनपुट करना या निवेश करना। इनपुट करना कहने का मतलब होता है हम जब सूचनाओं को भेजते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट करना। तो जो प्रेषित हो गया, जैसे मान लो मेरे को किसी दूसरे को सूचना भेजना है या कोई जानकारी देनी है, तो मैं जब सूचनाओं को भेजूंगी तो वो क्या होगा, प्रेषण। मैं क्या कहलाऊंगी, प्रेषित कहलाऊंगी, क्योंकि मैं उस सूचना का क्या कर रही हूँ, प्रसारण कर रही हूँ। अब प्रेषण के बाद आता है संचार चैनल। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेषित को। प्रेषित जो सूचनाओं का प्रसारण करता है, इसको क्या डिफाइन करोगे कि जो सूचनाओं का प्रसारण करता है प्रेषित कहलाता है। यहाँ पर जो सूचना को भेजेगा, सूचना को जो भेजने वाला है वो कहलाता है प्रेषित। उसके बाद होता है दूसरा संचार चैनल। संचार चैनल वह माध्यम होता है, क्या कह सकते हो कि प्रेषित और अभिग्राही, मतलब जो सूचना को भेज रहा है और जो सूचना को प्राप्त कर रहा है, उन दोनों के जो बीच का इकाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, संचार चैनल। यह प्रेषित और अभिग्राही के मध्य एक मार्ग उपलब्ध कराता है कि जो सूचना को प्रेषित ने भेजा है वो अभिग्राही तक कैसे पहुंचेगा। जैसे हम ईमेल करते हैं तो ईमेल में हम एड्रेस डालते हैं, लेकिन उस एड्रेस पर वो सूचना पहुंचेगा कैसे, इसके लिए हम केबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो संचार चैनल क्या कहलाएगा, सूचना संप्रेषण करने का माध्यम, या हम इसको कह सकते हैं यह प्रेषित व अभिग्राही के बीच का मार्ग होता है। ये क्या होता है, प्रेषित और अभिग्राही के बीच का मार्ग। ये विद्युतीय माध्यम होगा। विद्युतीय माध्यम मतलब जैसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं, टेलीफोन पर यदि हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर खड़े होकर मान लो बात कर रहे हैं, तो वो हम इस शहर से बाहर के व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं या इस देश के बाहर कोई व्यक्ति उससे भी हम बात कर सकते हैं। तो उन दोनों के मध्य क्या होता है, एक विद्युतीय माध्यम जुड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। तो जो विद्युतीय माध्यम है, प्रेषित और अभिग्राही के बीच का मार्ग, ये क्या होता है, यह एक विद्युतीय माध्यम होता है। यह एक विद्युतीय माध्यम होता है। जैसे लिख सकते हो समाक्षी केबल, जैसे ये क्या हो सकता है, समाक्षी केबल। जो केबल लाइन होते हैं उनके द्वारा हम इन सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा होता है इसमें
संचार तंत्र का जो तीसरा और अंतिम इकाई है वो है अभिग्राही। अभिग्राही कहने का मतलब जो सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता हो, जो सूचनाओं को प्राप्त करता हो। जो दूसरे स्थान पर सूचनाओं को प्राप्त करता हूं वह अभिग्राही कहलाता है। ये क्या होगा, ये दूसरे स्थान पर जहां पर भी होंगे, जिस एड्रेस पे हमने उस सेंड किया है उस एड्रेस पर कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो वो व्यक्ति उस सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब उसको प्राप्त करता है। तो वो व्यक्ति क्या हो गया, अभिग्राही हो गया। मतलब ये एक क्या है, आउटपुट होता है। जैसे हमने जो इनपुट किया, मतलब हमने जो सूचना डाला था उस सूचना को इसने क्या किया, ग्रहण किया। तो अभिग्राही क्या कहलाएगा, आउटपुट इकाई या निर्गम इकाई जिसको हम कहते हैं, और जो प्रेषित है वो क्या कहलाएगा, निवेशी इकाई या फिर इनपुट इकाई कहलाता है। तो ये होता है संचार तंत्र। इसके आगे हम देखते हैं बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल एवं बैंड चौड़ाई। तो जो हम सूचना भेजते हैं या जो हम संचार करते हैं, तो संचार या संदेश, जो संदेश जैसे भेजे हम, तो जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारे जो भी शब्द हैं, लेकिन वो शब्द के रूप में तो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि समाक्षी क्या है, केबल है, वो एक विद्युतीय माध्यम है। तो वहाँ पर जो हमारे द्वारा जो टाइप किया गया मैसेज होगा या हमारे द्वारा लिखे गए जो शब्द होंगे वो किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, एक सिग्नल के रूप में, एक तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल। तो संचार या संदेश सिग्नल संदेशों की एक आवृत्ति होती है। मतलब जैसे हम जो संदेश भेजते हैं, अब लिखित रूप में जैसे हम हिंदी में जैसे कोई वर्ड लिखे, कोई शब्द लिखे, या फिर नॉर्मल समझ लो हम कोई लेटर लिखते हैं, तो आजकल अब लेटर का ज़माना तो ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करते हैं, मोबाइल से मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं। तो जब हम ईमेल करते हैं तो हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, या तो इंग्लिश में लिखेंगे या तो हिंदी में लिखेंगे। तो लेकिन जो हमारा विद्युतीय माध्यम, जो संचार चैनल है, वो ना ही हिंदी माध्यम को समझता है ना ही इंग्लिश माध्यम को समझता है, वो सिर्फ सिग्नलों को समझता है। सिग्नल मतलब जो तरंगे होती हैं, उन वेव्स, तरंगों को ही वो क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सिग्नल, इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, बेस बैंड कहेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, संदेशों के सिग्नल को बेस बैंड कहा जाता है। अब देखो, संदेश के सिग्नल को तो हम बेस बैंड कहते हैं, लेकिन जो ये संदेश होते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो संदेश भेजे जा रहे हैं वो सिर्फ एक शब्द में तो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि हम एक ही शब्द में कोई संदेश को भेजें, वो क्या होगा, एक लाइन हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा बड़ा कोई संदेश हो सकता है। तो जो संदेश होते हैं, क्योंकि यह संदेश सिग्नल में केवल एक आवृत्ति नहीं होती, अगर एक शब्द का एक आवृत्ति होगा, वहाँ पर यदि 10 शब्द हैं तो हर एक शब्द की आवृत्तियाँ अलग अलग होंगी। तो संदेशों की जो आवृत्ति सिर्फ एक आवृत्ति ना हो के क्या होता है, पूरी वो आवृत्तियों का समूह होता है। क्योंकि संदेश केवल एक आवृत्ति ना होकर
आवृत्ति का समूह होता है। संदेश क्या होता है? एक आवृत्ति नहीं होता, वो बहुत सारे आवृत्तियों का क्या होता है, बंद हो सकता है या बैंड हो सकता है बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे आवृत्ति हैं, तो उन आवृत्तियों को यदि हम मिलाते हैं तो एक क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। तो जो बहुत सारी आवृत्तियों का समूह होगा, उसी समूह को हम क्या कहेंगे, बेस बैंड, क्योंकि वो जो आवृत्तियां हैं वही उस संचार का क्या है, आधार होता है। आवृत्ति ही उस संचार का क्या है, आधार है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। अब जितना आवृत्ति का परास होगा, अब यहाँ पर आवृत्ति है, हो सकता है 4-5 आवृत्तियां मिलकर एक बैंड बनी हो, या आवृत्ति का परास उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो जब आवृत्ति का जो परास होगा उसको हम क्या कहेंगे, बैंड चौड़ाई कहेंगे। आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। आवृत्ति के समूह को बेस बैंड कहेंगे और आवृत्ति की जो चौड़ाई होगी उसको हम क्या कहेंगे, बैंड चौड़ाई कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं श्रव्य आवृत्ति। श्रव्य आवृत्ति का परास कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। यह श्रव्य आवृत्ति कहने का मतलब एक ऐसी आवृत्ति जो हमको सुनाई दे, ठीक है। तो ऐसी आवृत्ति जो हमको सुनाई दे उसका परास क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को ही हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होगी तो भी वो हमको सुनाई नहीं देगी, या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति होगी तब भी वो हमको सुनाई नहीं देगी। तो ये जो आवृत्ति है वो श्रव्य आवृत्ति का परास है, या हम कह सकते हैं कि श्रव्य आवृत्ति का बेस बैंड है, ठीक। और इसकी बैंड चौड़ाई हो जाएगी 20 किलो हर्ट्ज। 20 से 20 हर्ट्ज उसका बेस बैंड हुआ और ये हो गया उसका बैंड चौड़ाई। उसी प्रकार टीवी जो प्रसारण होता है, टीवी प्रसारण का बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज होता है। टीवी जो प्रसारण हम देखते हैं टीवी में, उसका चौड़ाई कितना होता है, बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज होता है। तो ये होता है बेस बैंड और बैंड की चौड़ाई। अब इसके आगे हम देखते हैं ये हो गया बेस बैंड और बैंड चौड़ाई, ठीक है। अब हम देखते हैं सूचना क्या होता है। सूचना जिसको हम कहते हैं मूल संदेश। क्या कहेंगे हम, मूल संदेश या फिर सूचना। सूचना कहने का मतलब किसी भी विषय के बारे में हो जो जानकारी होती है वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे वो जानकारी चित्र के रूप में हो सकता है, कोई स्पीच हो सकता है, कोई भाषण हो सकता है, या जनरल नॉलेज की बात हो सकती है, या कोई देश या विदेश के बारे में जो न्यूज़ होते हैं, ठीक है, चाहे वो राजनीति से संबंधी न्यूज़ हो या अन्य किसी भी प्रकार से न्यूज़ होते हैं। तो जो सूचनाओं को हम जब भेजते हैं, मतलब जो हमारा मूल संदेश है, जैसे हमको कोई किसी विशेष स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, या वो हमारे पास है उस स्थान के बारे में जानकारी, उसको हमको किसी और को भेजना है, वो हमारा क्या हो गया, एक दस्तावेज हो गया। मतलब वो प्रिंटिंग के रूप में हो सकता है, किसी डायग्राम के रूप में हो सकता है, या किसी भाषण के रूप में हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मूल सूचना या मूल संदेश कहते हैं। बातचीत
भाषण, चित्र या अन्य किसी माध्यम से हम जो जानकारी देखो, बातचीत के माध्यम से चार पांच लोग यदि हम बैठ गए आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किसी टॉपिक को लेके, ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में जो जितना जानता है वो उस बात को रखेगा वहां पर, तो वो चीज क्या होगी, सूचना होगी या संदेश होगा। तो उसी प्रकार वो बातचीत के रूप में हो सकता है, भाषण के रूप में हो सकता है, या किसी डायग्राम के चित्र के माध्यम से यदि हमको किसी को कुछ बताना है कि ये, मान लो हम कोई विदेश नहीं गए और हम कहीं घूम के आए, तो हम उसको भेजेंगे कि यहाँ का ये ऐसा डायग्राम है, यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर ये ऐसा है, इस टाइप का हम भेज सकते हैं। तो वो क्या हो गया, चित्र के रूप में संदेश भेजना। तो इस सब माध्यम से जो हम जानकारी प्रेषित करते हैं, या किसी विषय के बारे में हम चाहे बातचीत के माध्यम से हो, संदेश के माध्यम से हो, भाषण के माध्यम से हो, या अन्य किसी माध्यम से जब हम अन्य व्यक्ति को उस बारे में बताते हैं, तो वो क्या होगा, जानकारी या मूल की सूचना उसको हम कहते हैं। सेकंड होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो सूचनाओं को परिवर्तित करती है। सूचनाओं को परिवर्तित करना मतलब, जैसे मान लो सूचना हमने माइक्रोफोन के मतलब फोन के माध्यम से भेजा, तो फोन से वो सूचना हमने तो ध्वनि के, हम बोल रहे हैं मतलब हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है, तो माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। उसी प्रकार लाउड स्पीकर जो होते हैं, लाउड स्पीकर से हमको क्या साउंड सुनाई देता है, तो लाउड स्पीकर कार्य किससे करता है, बिजली से कार्य करता है, मतलब लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो जो हमारी जानकारी है, जो हमारे मूल संदेश है, इसको वो क्या करता है, परिवर्तित करता है। यह सूचनाओं को परिवर्तित करने का कार्य करता है। सूचनाओं को परिवर्तित करना मतलब उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा जो होती है वो कहीं से उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा का केवल क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो जैसे माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा मिलती है और माइक्रोफोन उस ध्वनि ऊर्जा को क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश सेल, जिसको हम विद्युतीय सेल कहते हैं, तो प्रकाश सेल क्या करता है, प्रकाश को लेता है, सूर्य के प्रकाश को वो ग्रहण करता है और सूर्य के प्रकाश को लेने के बाद वो क्या करता है, उसको विद्युत के रूप में बदलता है। तो ट्रांसड्यूसर जो होते हैं एक ऐसी युक्ति, तो हम प्रकाश सेल के माध्यम से भी सूचना भेज सकते हैं, लाउड स्पीकर से सूचना को भेज सकते हैं, या फिर टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम सूचनाओं को भेज सकते हैं। तो सूचना जो हम भेजते हैं जिस रूप में, वो उसी रूप में सामने वाले तक नहीं जाता, वो क्या होता है, ट्रांसड्यूसर के माध्यम से उस सूचनाओं को परिवर्तित किया जाता है, और परिवर्तित होने के पश्चात वो सूचना अपने मूल रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर समाक्षीय केबल के जरिए कहाँ पहुंचता है, अभिग्राही तक पहुंचता है। और तीसरा और लास्ट होता है संदेश सिग्नल। इसमें क्या होगा, लास्ट में संदेश सिग्नल। ट्रांसड्यूसर द्वारा परिवर्तित जो सूचना होती है
ट्रांसड्यूसर द्वारा जो परिवर्तित सूचना, जैसे हम मूल सूचना को किस रूप में भेजे, चित्र के रूप में भेजे हैं, बातचीत के रूप में भेजे हैं, लेकिन उसको ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, उसको परिवर्तित कर रहा है, मतलब एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर रहा है। अब इस जो परिवर्तित ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल। अब वो सिर्फ नॉर्मल वर्ड ना रह के या नॉर्मल चित्र ना रह के एक सिग्नल के रूप में, एक तरंग के रूप में वो बदल गया है। तो संदेश सिग्नल यह मूल संदेश का परिवर्तित रूप होता है। ये क्या होता है, मूल सिग्नल का परिवर्तित रूप। मतलब मूल सिग्नल जो है वो हमारा नॉर्मल वर्ड के रूप में हिंदी में, इंग्लिश में या फिर किसी डायग्राम के रूप में होंगे, लेकिन ट्रांसड्यूसर उसको एक ऊर्जा के रूप में, एक एनर्जी के रूप में उसको कन्वर्ट किया है। एनर्जी मतलब वो होता है तरंग, जैसे वेव्स होते हैं, ये इस प्रकार के वेव्स होते हैं, इस वेव्स के रूप में वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे हम देखते हैं टीवी प्रसारण या रेडियो प्रसारण। रेडियो प्रसारण में हम सिर्फ क्या करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसको सुन सकते हैं। तो वो हमको सुनाई कब देता है, जब हम रेडियो ऑन करेंगे। रेडियो ऑन किससे होगा, या तो वो विद्युत से चलेगा या जो हम बैटरी यूज करते हैं उस बैटरी से चलता है। तो उसको चलाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। वो विद्युत ऊर्जा हमको किस रूप में प्राप्त हो रहा है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में। सुनाई दे रहा है ना हमको, तो वो क्या है, ध्वनि ऊर्जा है। तो उसके अंदर, रेडियो के अंदर क्या लगा होता है, ट्रांसड्यूसर लगा होता है। ट्रांसड्यूसर का मतलब समझ सकते हो कि ट्रांसलेशन करने वाला, जैसे किसी शब्द को, किसी वर्ड को हम ट्रांसलेशन करके बताते हैं ना उसको। तो उसी प्रकार जो सूचनाएं होती हैं, रेडियो प्रसारण के लिए जो सूचना आते हैं कहाँ से आते हैं, उपग्रह के माध्यम से आते हैं। तो वो उपग्रह के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को परिवर्तित करता है अन्य ऊर्जा के रूप में, और वो हमको प्राप्त होता है। तो वो हम सिग्नल के रूप में प्राप्त करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, संदेश सिग्नल कहलाता है। ये संदेश सिग्नल मूल संदेश का ही परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, मूल संदेश जो होंगे उसी का परिवर्तित रूप होगा, हम उसी बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। सेम उसी प्रकार होता है टीवी प्रसारण। हम सभी टीवी देखते हैं तो वहाँ पर हमको ध्वनि के साथ साथ चित्र भी दिखाई देते हैं। तो ध्वनि और चित्र दोनों का ही प्रसारण किया जाता है। तो वहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर होगा वो उसको दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करेगा और साथ साथ ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। तो ये होते हैं संदेश भेजने के इकाई, संदेश या मूल सूचना। फिर ट्रांसड्यूसर जो मूल सूचना को बदलता है विद्युत पल्स में, और उसके बाद होते हैं संदेश सिग्नल। जो ट्रांसड्यूसर जिस संदेशों को परिवर्तित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। अब हम देखते हैं संदेश सिग्नल के प्रकार। देखो, संदेश सिग्नल दो प्रकार के होंगे। जो अभी संदेश सिग्नल हमने पढ़ा कि जो ट्रांसड्यूसर द्वारा जो परिवर्तित होकर हमको प्राप्त हो वो क्या है, संदेश सिग्नल है। तो ये संदेश सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। दो प्रकार के संदेश सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। सामान्यतः हम जो बात करते हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं वो किस रूप में होता है, एनालॉग के रूप में होगा। ठीक है, और जो मशीनों को जो समझ आता है, जो लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर्स एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता। जो हम बात कर रहे हैं उसको वो नहीं समझेगा, वो सिर्फ किस सिग्नल को समझता है, डिजिटल सिग्नल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में।
एनालॉग सिग्नल यह समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। एनालॉग सिग्नल जो है वो क्या होगा, समय के साथ बदलते रहता है, इसलिए हम इस सिग्नल को सतत सिग्नल भी कहते हैं। यह सिग्नल समय के साथ परिवर्तित होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसी प्रकार सिग्नल की आवृत्ति भी बदलती है। तो इस कारण हम इस सिग्नल को क्या कहते हैं, सतत सिग्नल। सतत मतलब कंटिन्यू, जो सिग्नल कंटिन्यू ही रन करता है, कंटिन्यू एक निश्चित टाइम के अनुसार बदल रहा है, उस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, सतत सिग्नल कहते हैं। तो यह जो सिग्नल होता है समय के साथ परिवर्तित होगा और इस कारण इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, सतत सिग्नल कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल का जो ज्यामितीय वक्र है वो हमको कैसे मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो संदेश होते हैं, जो संदेश हमारे द्वारा भेजा गया है वो सतत होगा, कंटिन्यूशन में होगा इस प्रकार। तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, एनालॉग सिग्नल। इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यू चल रहा है, एक बार हाई जा रहा है सिग्नल और एक बार लो में जा रहा है। तो इसका जो हाईएस्ट मान होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, V मैक्सिमम, संदेश का अधिकतम मान। और ये जो नीचे जो पूरा जा रहा है कर्व के रूप में, इसको हम कहते हैं लोएस्ट मान या V मिनिमम, सबसे कम मान, ठीक है। ऊपर की ओर जो बनता है इसको हम हिंदी में या साधारण भाषा में श्रृंग बोलते हैं, और नीचे जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग और गर्त जो होते हैं, तो श्रृंग का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है और गर्त की जो वैल्यू वो मिनिमम मान होता है उस सिग्नल के लिए। तो एनालॉग सिग्नल में एनालॉग सिग्नल का साधारण समीकरण क्या होगा, ft इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये एनालॉग सिग्नल का साधारण समीकरण होता है, क्योंकि ये समय के सतत है। ft मतलब टाइम के अनुसार ये क्या होगा, चेंज होगा। a साइन ओमेगा t, ओमेगा ये होता है कोणीय आवृत्ति, जो यहाँ पर जैसे हमने ज्यामिति वक्र इसका देखा, तो इस ज्यामिति वक्र में ये निश्चित कोण से क्या हो रहा है, बार बार मुड़ रहा है। तो ये जो निश्चित कोण से मुड़ रहा है ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साधारण समीकरण ft इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है, जहाँ पर t समय को प्रदर्शित करता है, टाइम के लिए है, और ओमेगा जो है वो क्या है, कोणीय आवृत्ति। अब यहाँ पर ओमेगा तो कोणीय आवृत्ति है, लेकिन ये पूरा अगर हम देखें साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या कहते हैं। तो ये इस वक्र की क्या है, ज्या है। इस वक्र की क्या होगी, ज्या होगी। साइन ओमेगा टी वक्र की ज्या होती है। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान दोनों होता है एनालॉग सिग्नल में। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा संदेश सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल। दूसरा संदेश सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। ये जो सिग्नल है वो समय के साथ नहीं बदलेगा, इसलिए हम इस सिग्नल को क्या कहेंगे, असतत सिग्नल कहते हैं।
यह सिग्नल समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होता, इसलिए हम इस सिग्नल को असतत सिग्नल कहते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होगा? असतत सिग्नल, ये कंटिन्यूशन में नहीं होगा। इसको हम, इसका डायग्राम हम देख सकते हैं। ये इस रूप में दिखाई देता है, मतलब ये यहाँ पर हमको कंटिन्यूशन दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले यहाँ पे हमको सिग्नल प्राप्त हुआ, कुछ समय बाद ये सिग्नल यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो ये क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पंदों के रूप में प्राप्त होते हैं। स्पंद मतलब जो हमारे संदेशों का जो बैंड होता है, संदेशों की आवृत्तियों का जो समूह होता है, उस संदेशों की आवृत्ति के बंद को हम क्या कहते हैं? स्पंद कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल हमको छोटे छोटे स्पंदों के रूप में ही प्राप्त होगा। डिजिटल सिग्नल में बहुत सारे मान नहीं होते। डिजिटल सिग्नल केवल दो मान को समझता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। ये होता है बाइनरी नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? बाइनरी नंबर, जिसको हम द्विआधारीय नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डिजिटल सिग्नल है केवल वो दो नंबरों को समझता है, एक तो वो 0 को समझेगा और दूसरा किसको समझेगा? 1 को समझता है। इसके अलावा वो किसी भी बाइनरी मतलब किसी भी अंक को 2, 3, 4, 5 ये सब अंकों को वो नहीं समझता। हम भले ही सिग्नल या हम जो संदेश हैं वो आंकड़ों में भी भेजते हैं, तो उन आंकड़ों को वो सिर्फ चेंज करता है किसमें? 0 के रूप में और 1 के रूप में। तो यहाँ पर 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है ओपन या ऑफ या लो। समय के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। जैसे 0 का उपयोग या ओपन के लिए भी, कोई चीज़ ओपन हो रहा है तो ओपन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफ के लिए या फिर लो के लिए। उसी प्रकार 1 का उपयोग होता है क्लोज, ऑन और हाई के लिए। तो इन चीज़ों के लिए 0 और 1 का उपयोग होता है। ठीक है, 0 को, यही दो नंबर ऐसे हैं जो डिजिटल सिग्नल समझता है। इसके अलावा किसी भी नंबर को डिजिटल सिग्नल नहीं समझता। और एनालॉग सिग्नल क्या होगा? एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो मूल रूप में होता है, जैसे जो हम बातचीत कर रहे हैं ये जो होगा वो एनालॉग होगा, लेकिन जो कंप्यूटर्स या अन्य जो मशीन समझते हैं वो क्या होता है? डिजिटल सिग्नल। तो आज हमने पढ़ा संचार के सिद्धांत के सामान्य परिचय की, संचार होता क्या है, ये किस प्रकार से किया जाता है, संचार तंत्र के बारे में और डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।